जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे एकदम बढ़िया करके मेहनत कर रहे होंगे, अपने पेपर की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे जोश से आप तैयारी करते रहेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे और रिटर्न एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारी एक सीरीज चला रखी है हमने जीएस के लिए, हमारी ये सीरीज है जो आपके एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस सीरीज में मैंने आपको पहले कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं, तो उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइम कैलकुलेशन की और सीजन ऑफ अर्थ की। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने कल भी बात की थी कि हमने देखा था कि हमारी अर्थ पर कैसे कैसे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनसे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आज बेसिकली उन्हीं लैटिट्यूड्स और उन्हीं लॉन्गिट्यूड से आज हम आगे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन की। तो दोस्तों जब हम टाइम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी अर्थ पर अगर हम एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब बेसिकली जो टाइम डिफरेंस हम देखते हैं अपनी अर्थ की सरफेस पर, जो हम एक टाइम डिफरेंस देखते हैं, वो टाइम डिफरेंस कैसे होता है, कहां कहां क्या टाइम होता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, इंडिया के टाइम में हमें आपको देखने को मिलता है कि +5:30 आपको जीएमटी से +5:30 आपको लिखा मिलता है +5:30 आवर्स। तो यानी कि इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। तो वो कैसे है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, आज उसी बात को हम बेसिकली समझेंगे। तो दोस्तों समझ लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ, और ये मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारी अर्थ पर क्या होता है दोस्तों। हमारी अर्थ के ऊपर देखो, ऐसे समझिए इस बात को कि ये नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। दोस्तों ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ये हमारा दोस्तों साउथ पोल है। देखो ये जो लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती है, इस लाइन को हमने नाम दिया है प्राइम मेरिडियन। इस लाइन का हमने क्या नाम रखा है, इस लाइन का नाम रखा है हमने प्राइम मेरिडियन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया इस लाइन को, हमने नाम दिया है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसे हमने एक दूसरा नाम क्या दिया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा लंदन में एक जगह पड़ती है, लंदन के पास, जिसका नाम है ग्रीनिच, वहां से होके निकलता है। तो इस लॉन्गिट्यूड को हमने दूसरा क्या नाम दिया है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, हमने इस लॉन्गिट्यूड को नाम दिया है दोस्तों। तो बेसिकली आज हमें बात करनी है कि ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है, इस ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम कैसे अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फिनोमिना है, क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने बात की है, इसने हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम है हमारे का ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा हेमिस्फीयर कौन सा है, ईस्टर्न, और ये हमारा हेमिस्फीयर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, अब देखो होता क्या है कि बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारा जो सन है वो किधर से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ईस्ट से क्यों निकलता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं तो ये अगर मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वेस्ट और ईस्ट की तरफ, इसी वजह से हमें क्या दिखता है कि जो हमारा सनराइज होता है वो हमारा ईस्ट साइड से होता है। तो जब भी आप कभी देखोगे सन कहां से राइज होगा, ईस्ट से। तो हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो अर्थ का सन के सामने पहले आता है एज कंपेयर टू वेस्ट। तो दैट्स वाई हमारे जो ईस्ट वाला पोर्शन होता है उधर क्या होता है, सन जो है वो पहले आएगा और वेस्ट वाले पोर्शन में बाद में आएगा। दैट्स वाई देखो यहाँ पे एक हमारा कंट्री पड़ता है, जिसे हम क्या जानते हैं, जापान के नाम से बोलते हैं। तो जापान जो है, जापान को क्या नाम दिया गया है, जापान इज नोन एज, जापान को कहते हैं, जापान इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्या बोलते हैं इसे, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सूरज है वो कहां उगता है, वो सबसे पहले सूरज जापान के लोगों को दिखाई देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसी तरह अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ सपनों का शहर, सपनों का देश, ठीक, अगर ये मैं बात करूं, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, या फिर मैं कह सकता हूं यूएसए, तो यूएसए को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ सेटिंग सन। ठीक है, लैंड ऑफ सेटिंग सन। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं। तो देखो जब सूरज यहां पहले उगेगा तो दिन यहां पहले निकलेगा, दिन यहां पहले निकलेगा, तो जो टाइम है वो भी इधर से पहले चलेगा। तो दैट्स वाई होता क्या है कि जब भी आप अपने, ये देखो ये बात हमें याद रखनी है बस, कि जब भी कभी हम अपने 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो हमेशा टाइम क्या होता है, गेन होता है। तो गेन होगा तो यानी कि एड, यानी कि ईस्ट गेन एंड एड। और जब भी दोस्तों हम कभी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो होगा क्या, वेस्ट में जब भी हम कभी जाते हैं तो वेस्ट लूज
सबट्रैक्ट। ये हमें 3 वर्ड याद रखने हैं। देखो ये हमें दोनों अपने हेमिस्फीयर के लिए, इसके लिए EGA और वेस्ट के लिए WL और S। ठीक है दोस्तों, ये 3 वर्ड हमें याद रखने हैं अपने ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए। अब देखो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई कहाँ कितना टाइम का डिफरेंस आएगा, कैसे कैसे होगा। तो उसकी देखो एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है, हमारी अर्थ क्या करती है 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर, एक ही जगह अपनी एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। तो दोस्तों जब 24 घंटे में हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रही है, तो आई होप आप समझेंगे। तो मान लो जैसे ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पूरा जो रोटेशन होगा, इस पूरे रोटेशन में इसने कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो जो 360 डिग्री का एंगल है, दैट मींस कि अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं, तो नॉर्थ पोल की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो हमारी अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो रफली वैसे 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड का टाइम है, बट हम रफली क्या मानते हैं, उसे 24 घंटे ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 24 घंटे में हमारी अर्थ क्या करती है, पूरे 360 डिग्री अपनी एक्सिस पर घूम जाती है। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा उसे समझते हैं। देखो अगर 24 घंटे में अगर हमारी अर्थ जो है वो 24 घंटे में घूमती है, 24 आवर्स में कितना घूम रही है हमारी अर्थ दोस्तों, 24 आवर्स में 360 डिग्री हमारी अर्थ घूमती है। तो 1 आवर में हमारी अर्थ कितना घूमेगी, 360/24, तो दैट मींस 15 डिग्री। तो हमारी अर्थ 60 मिनट्स में 15 डिग्री घूमती है दोस्तों। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी, 60/15 यानी कि 4 मिनट्स। मिनट्स के लिए हम ये साइन यूज करते हैं 4 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में, यहां से कैलकुलेशन से हमें क्या पता लगा, हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाती है दोस्तों, 4 मिनट का टाइम लगाती है। अब इस 4 मिनट का टाइम से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी अर्थ का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले, आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो आप इस बात को याद रख लेना। अगर मैं बात करता हूं इंडिया की टाइमलाइन की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, हम बात कर लेते हैं दोस्तों अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है दोस्तों। ठीक है, क्या है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ऐसा समझो कि हमारा जो नॉर्थ पोल है, जो हमारी पोल, ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन पे मैं कहता हूं कि आज के दिन इस प्राइम मेरिडियन पर रात के 12 बजे है, जिसे हम क्या लिखेंगे, 12 AM लिखेंगे। ठीक है, आपसे सवाल पूछ लिया गया है, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपसे एक सवाल पूछ लिया गया कि हमारी, ये मान लेते हैं दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपसे पूछा गया कि अगर यहाँ रात के 12 बजे है, यानी कि अगर यहाँ सुबह के 12 बजे हैं, 12 AM यहाँ पर टाइम है हमारा प्राइम मेरिडियन के ऊपर, तो 82.5 डिग्री पर क्या टाइम होगा। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी कि 1 डिग्री में कितना फर्क आता है, 4 मिनट्स का फर्क आता है। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे कर सकता हूं, 82 डिग्री को अगर मुझे कैलकुलेट कितना है, कितने मिनट्स का फर्क आएगा, तो 82 इंटू 4 कर दो, 328 मिनट्स आ गई हमारी, 328 मिनट्स आ गए। देखो हाफ डिग्री, 1 डिग्री पर 4 मिनट का फर्क है, तो हाफ डिग्री पर कितना फर्क होगा, 2 मिनट का फर्क होगा दोस्तों। तो यहां पर हाफ डिग्री पर कितना फर्क आएगा, 2 मिनट्स का आएगा। तो टोटल कितना फर्क आ गया, 330 मिनट्स का आ गया दोस्तों। तो 330 मिनट्स को अब मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो देखो 6 से 6 5, ठीक है, देखो 5 आवर्स और आगे क्या बचता है मेरा, 30 मिनट्स बचता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया में कितना टाइम आता है। देखो जब इसे हम करते हैं तो ये हमारा यही टाइम आता है। जब भी हम देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि जो हमारा फर्क जो है टाइम डिफरेंस का कितना फर्क आता है, वो फर्क हमारा इंडिया के लिए, आप स्टैंडर्ड टाइमलाइन के लिए प्लस 530 आप देखे मिलते हैं, हमें देखिए 530 आवर्स का हमारे यहाँ पर फर्क होता है। प्लस 530 का साइन आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के लिए। प्लस 30 का मतलब क्या है कि जो अभी हमारा प्राइम मेरिडियन के ऊपर टाइम होगा, उस टाइम में 5.5 घंटे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा था कि यहाँ सुबह के 12 बजे हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर सुबह के 5:30 बजे होंगे। जब हमारी प्राइम मेरिडियन पर सुबह के 12 बजे होंगे, तो हमारे इंडिया के अंदर 5:30 बजे होंगे। यानी कि जब भी कभी हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, जब भी कभी हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब भी हम ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तभी हमें हमेशा हमें क्या करना है, ऐड करना है दोस्तों। बस हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी इस डायरेक्शन में जाना है तो ऐड करना है। इसे जितनी बार आप समझ सकते हो, बोल सकते हो, कर सकते हो, उतनी बार
देखो करके। अच्छा, इसका और एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि देखो इसमें हम और एग्जांपल्स लेकर समझते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मान लेते हैं कि ये कोई एक हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूड पर ये हमारा है कितना डिग्री, मान लेते हैं ये हमारा 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, चलो। और इस 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर अभी हमारे बजे हैं सुबह के 6 AM का टाइम हुआ है, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट खुद भी करके देखना कि मान लो हमने क्या कहा, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सुबह के 6 बजे हैं, 6 AM इन द मॉर्निंग। आपसे पूछ लेगा पहला सवाल कि 120 या लिख लो 140, मान लेते हैं 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम होगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो दोस्तों हमें करना क्या है, देखो 80 डिग्री और 60 डिग्री 140 डिग्री का फर्क है, ये 80 डिग्री है, यहां से हमें कहां जाना है, 140 डिग्री पर जाना है। तो क्या करेंगे, देखो हम 140 से 80 घटाएंगे तो कितना फर्क आया, 60 डिग्री का ईस्ट लॉन्गिट्यूड का फर्क आया, यानी कि 80 डिग्री से हमें 60 डिग्री आगे और जाना है। तो हम और ईस्ट की साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 60 डिग्री का फर्क निकाल लेते हैं। देखो 15 डिग्री में हमने बात की थी कि 1 घंटे का फर्क आता है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है। तो इसी तरह से ये जो हमारा 60 डिग्री है, इसमें कितने घंटे का फर्क आएगा, 4 आवर्स का फर्क आएगा। तो जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, ये सुबह के 6 बजे हैं, इसमें हम प्लस के 4 घंटे और जोड़ देंगे तो क्या टाइम हो जाएगा, सुबह के 10 बज जाएंगे, 10 AM इन द मॉर्निंग ऑफ द सेम डेट। अच्छा मान लो अब आपको पहले से ही पता है कि 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सुबह के 10 बजे है, और आपसे पूछ ले वो कि ये एक हमारी टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन का जो नाम है, इस टाइमलाइन का जो हमारी का नाम है, इसे बोल देता है वो आपका 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसे क्या बोल दिया, 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसे नाम दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर टाइम बताओ जब 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या सुबह के 10 बजे है। ओके दोस्तों, तो देखो हम क्या आ रहे हैं, 140 से वापस आ रहे हैं प्राइम मेरिडियन की तरफ। तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं दोस्तों, तो आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी। डायरेक्शन यहां से हम इधर की तरफ मूव करें तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हुई, वेस्ट की तरफ। और जब भी कभी हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो 140 डिग्री से हमें वापस कहां आना है, 20 डिग्री पर आना है। तो कितने का डिफरेंस है, 120 डिग्री का डिफरेंस है, 120 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 60 डिग्री का डिफरेंस था 4 घंटे, 120 डिग्री में कितने घंटे का डिफरेंस आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारा 8 घंटे, 8 आवर्स का डिफरेंस आएगा। यानी कि हम सुबह के 10 में से 8 घंटे जो है घटा देंगे। देखो 10 AM का टाइम था, इसमें से हमने 8 घंटे घटा दिए, -8 आवर्स, क्योंकि जब भी हम वेस्ट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये टाइम घटाया तो क्या है हमारा सुबह के 2 AM जो है रात के हमारा टाइम आ जाता है ऑन 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेशन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, क्योंकि इससे एक सीधा क्वेश्चन जो है आपसे 2 लॉन्गिट्यूड देकर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वहां पर क्या टाइम हुआ है या क्या टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा हमारी जो प्राइम मेरिडियन है हमने क्या बोला है, ग्रीनविच मेरिडियन बोला है, और ग्रीनविच मेरिडियन पर ही एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन जो है हमारी कहां स्टेब्लिश्ड है, ये हमारी ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर ही स्टेब्लिश है। GMT के ऊपर हमारी कौन सी ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ओके दोस्तों, इसी के साथ देखो, इसी के साथ हम समझते हैं एक बात और कि ये जो हमारी इंटरनेशनल टाइमलाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस टाइमलाइन की दोस्तों देखो हम बात कर रहे हैं, इसी टाइमलाइन के बारे में हम एक बात समझते हैं कि इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री हमारा आता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जिस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, ठीक है दोस्तों। सॉरी, इसे बोलते हैं, मतलब जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम बोलते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन, नॉट टाइमलाइन। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। यानी कि अगर आप 180 डिग्री से लेफ्ट से राइट क्रॉस करोगे तो आपका क्या फर्क आ जाएगा, एक पूरी डेट का फर्क आ जाएगा, यानी कि पूरे 24 घंटे का फर्क जो है आपको देखने में
मिलेगा। ओके दोस्तों, खैर तो ये बेसिकली हमारा टाइम कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे टाइम कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपके लिए इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज हर एक आदमी मुझे कमेंट में आंसर करेगा कि कौन सा कंट्री ऐसा है वर्ल्ड में जिसके क्या होते हैं मैक्सिमम टाइम जोन्स है। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं, अब देखो क्या है कि देखो दोस्तों, होता क्या है कि हर एक कंट्री के अपने कुछ टाइम जोन्स होते हैं। जैसे इंडिया का टाइम जोन क्या है, वो 82.5 डिग्री हमने फिक्स किया है। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, दैट लॉन्गिट्यूड विल डिफाइन द टाइम जोन ऑफ इंडिया। इसी तरह से वर्ल्ड में हर एक कंट्री का क्या होता है, अपना एक टाइम जोन डिफाइन होता है। इसे आप ऐसे समझिए, इसे समझने का तरीका जो है वो ऐसे हो सकता है आप लोगों का। ये देखिए, मान लो, देखो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ, हमारे अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया के ऊपर, ये मान लेते हैं काफी एक्सटेंडेड कंट्री है, ऑल्दो ये थोड़ा रफ बन गया, मतलब मान लेते हैं, देखो आपको पता होगा कि जो हमारा रशिया है वो काफी हमारा एक्सटेंडेड कंट्री है, ठीक है। अब देखो इतना सारा एक्सटेंडेड कंट्री है, इस पूरे कंट्री को एक किसी टाइम लाइन से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या फिर एक किसी टाइम लाइन से तो इसका पूरा का पूरा टाइम जोन का फर्क नहीं पता लग सकता। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिस कंट्री का एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट काफी ज्यादा होता है, तो उस कंट्री में एक से ज्यादा टाइम जोन जो है वो यूज हो जाते हैं। जैसे देखो अगर मैं इंडिया की बात करूं ना दोस्तों, देखो जो हमारा इंडिया जो है ना, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ 82.5 डिग्री हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का यहाँ है हमारा। तो ये जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसमें अगर एक्सटेंशन की आप इंडिया को देखोगे तो लगभग 2 घंटे का फर्क आता है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। बट फिर भी हम क्या मानते हैं कि हम एक ही टाइम लाइन को मानते हैं कि इंडिया के अंदर एक ही टाइम लाइन है और एक ही टाइम जोन से हम पूरे इंडिया को गवर्न करने की कोशिश करते हैं। बट कई कंट्री ऐसे हैं विच इज नॉट पॉसिबल टू गवर्न बाय अ सिंगल टाइमलाइन। तो ऐसे कंट्रीज जिनमें जिसे पॉसिबल नहीं है एक सिंगल टाइमलाइन से गवर्न करना, वो कंट्रीज अपने एक से ज्यादा टाइम जोन्स रखते हैं, तो अपने कंट्री को कई पार्ट्स में टाइम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में जाके यार कि कौन सा कंट्री वर्ल्ड में ऐसा है जिसके मैक्सिमम टाइम जोन्स है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं, देखो अर्थ के सीजन्स की हम बात करेंगे। तो अर्थ के सीजन्स को समझने के लिए फिर से हमें थोड़ा सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हमने कल बात की थी उसी बात को वापस से हमें समझना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उसकी बात करेंगे हम वापस, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है, क्या क्या चीजें, हमारे सीजन कैसे चेंज होते हैं, वो सारी चीज भी आज हम समझते हैं दोस्तों। देखो मान लो दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइम जोन्स की। तो जब ये हमारी अर्थ है तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी अर्थ, हमें पता है कि दिस इज अवर अर्थ, और हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है, ठीक है दोस्तों। सन के चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। तो जब ये सन के चारों तरफ रोटेट करती है, तो मैंने आपको कुछ टाइमलाइंस बताई थी, मतलब सॉरी टाइमलाइंस नहीं, कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बताए थे। जैसे मेरा ये लैटिट्यूड कौन सा है, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे मैं इक्वेटर बोलता हूं दोस्तों, इट इज इक्वेटर। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड था हमारा, जिसको हमने नाम दिया था 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला था। इसके लिए हमने क्या नाम यूज किया था, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक इसी तरह से मेरा एक और सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने नाम दिया 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। और इसके लिए मैंने टर्म यूज की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा कौन सा है दोस्तों, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो होता क्या है, जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है, अब हमने पता है कि हमारी जो, हमने जब सोलर सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि हमारी अर्थ जो है वो, उसका एक टिल्ट है अपनी एक्सिस के ऊपर जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है। कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का टिल्ट है अर्थ का अपनी एक्सिस पर। ये जो अर्थ का टिल्ट है, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस अर्थ के सामने आते हैं, उन चेंजेस की हम बात करते हैं। देखो जब ये टिल्ट होगा ऐसे, तो इस टिल्ट में क्या होता है कि मान लो दिस इज स्टेशनरी सन, तो अर्थ का ऐसे एक टिल्ट है, अर्थ इस टिल्ट के साथ सन के चारों तरफ घूम रही है। तो होगा क्या कि सन जो अर्थ है, अर्थ का एक पार्ट, देखो ये जो नीचे वाला है इसे मान लेते हैं सदर्न पार्ट, और ये साउथ पोल इसे मान लेते हैं, और ये जो है हमारा इसे मान लेते हैं हम नॉर्थ पोल। तो दोस्तों देखो जब हमारी अर्थ जो है वो इस तरह से इस टिल्ट के साथ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है,
तो इस टाइम पर क्या है, जो हमारी अर्थ है उसका साउथ पोल जो है वो ज्यादा क्लोज है सन के, ठीक है। तो वहां पर सन की एनर्जी ज्यादा मिल रही होगी, सन की जो हीट है वहां पर ज्यादा आ रही होगी, तो वहां पर गर्मी कैसी होगी, ज्यादा होगी। बट जब मैं नॉर्थ पोल की बात करूं तो ये सन से दूर है, तो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच रही होगी, या फिर नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे सन की रेज जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुंची होगी। बट जब यही पोजीशन अर्थ की ऐसे घूम के अर्थ जब सन के इधर आएगी, तो अब देखो दोस्तों, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब जो सन के नॉर्थ पोल है हमारा वो सन के पास आ गया और साउथ पोल सन से दूर हो गया। तो ये जो बेसिकली जो अर्थ का टिल्ट है, इसी टिल्ट की वजह से हमारे यहाँ क्या होते हैं, एक बार नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। जो भी हमारा पोल या जो भी हमारा हेमिस्फीयर सन से दूर होता है दोस्तों, उसी हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है, सन की स्लैंट रेज आती है, जिस स्लैंट रेज की वजह से वहां पर गर्मी कम होती है, तो यानी कि क्या होगा, वहां पर ठंड होगी। और जो भी मेरा हेमिस्फीयर सन के पास होगा वहां पर दोस्तों में क्या देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है। इसी टिल्ट की वजह से हमने 23.5 डिग्री के टिल्ट की वजह से हमने दो लाइन ली है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो भी कहां पर ली है हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर लिया दोस्तों। अब इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखो जब हमारी सन, ये जो हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है टिल्ट के साथ है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर इसका पास है, तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, सॉरी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ दोस्तों कैप्रिकॉर्न होगी, ये वाली जो हमारी लाइन होगी, सन डायरेक्टली ओवरहेड शाइन कर रहा होगा इस लाइन के, ठीक है दोस्तों। सन डायरेक्टली कहां ओवरहेड शाइन कर रहा होगा, इस लाइन के डायरेक्टली ओवरहेड शाइन कर रहा होगा। लेकिन जब हमारी सन का जब हमारी अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर हमारे सन के पास होगा, तो सन डायरेक्टली शाइन कर रहा होगा ओवरहेड कहां के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दोस्तों। बेसिकली जो हमारा सन होता है वो कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ना ऊपर जाता है कभी भी, ना ही हमारी अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे आता है। तो हमारा सन हमेशा कैसे रोटेट करता है, पूरे साल में देखो ऐसे, फिर सन यहां पर आएगा, फिर सन की रेज यहां होंगी डायरेक्टली ओवरहेड, फिर अगेन यहां पर और फिर अगेन यहां पर। तो देखो यहां से प्रोसेस शुरू हुआ है। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखते हैं, इंडिया में भी हम क्या देखते हैं, जून के महीने में क्या होती है, हमारे यहाँ पूरी एकदम कड़ाके वाली गर्मी होती है दोस्तों, ठीक है, तकड़ी गर्मी, एकदम भयंकर वाली जो गर्मी होती है ना, पसीने वाली और भयंकर जो गर्मी होती है, कब होती है, वो जून में होती है। क्योंकि 21 जून को सन कहां होता है, हर साल 21 जून को सन होता है डायरेक्टली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर देखो ये सन जून के बाद हमारा सन क्या आता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 23 सितंबर 23 सितंबर तक आते आते जो सन है वो हमारा इक्वेटर के ऊपर पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक है। इक्वेटर से फिर सन हमारा क्या करता है, फिर नीचे की तरफ मूव करता है और 22 दिसंबर तक हमारा सन कहां पहुंच जाता है दोस्तों, हमारा सन पहुंच जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो देखो दिसंबर में हमारे क्या होता है, ठंड आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, दिसंबर में हमारे यहाँ ठंड आनी शुरू हो जाती है। और दिसंबर के बाद यहाँ तक पूरी ठंड, जनवरी के महीने में हमारे यहाँ क्या होती है, भयंकर जिसे ठंड कहते हैं वैसी ठंड हमारे यहाँ होती है। दिसंबर के बाद सन का मूवमेंट फिर से ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है और दोस्तों मार्च तक आते आते ये 21 मार्च को सन जो है हमारा वापस कहां आ जाता है, सन आ जाता है हमारा इक्वेटर पर वापस। तो जैसे ही हमारा सन इक्वेटर पर दोस्तों वापस आता है, तो होता क्या है कि इक्वेटर के यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि मार्च के महीने में आके हाँ फिर से मौसम कैसा होना शुरू हो जाता है, हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो 21 मार्च के बाद फिर से सन कहां आएगा, 21 जून को सन विल बी बैक ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 21 जून को सन विल बी बैक ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये पूरी एक साल की साइकिल है, पूरे 365 दिन की साइकिल है, 21 जून से 21 जून तक की हमने साइकिल देखी है। तो ये जो साइकिल चलती है सन की, जिसमें हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पोजीशन होता है, इसी साइकिल की वजह से हमारे यहाँ क्या होते हैं, सीजन के अंदर चेंजेस होते हैं। अब उन्हीं चेंजेस को बेसिकली देखो हम पढ़ने वाले हैं, किस किस नाम से हम उन्हें जानते हैं, किस किस तरीके से हम उन्हें पढ़ेंगे, आज उनकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए बात करते हैं हम, देखो दोस्तों जो हमने अभी बात की है कि हमारा सन की जो हमने पोजीशंस की बात की है, उसी बात को हम आगे समझते हैं। देखिए एक टर्म हमने लिखी है समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस का मतलब होता है कि हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मियां शुरू हो जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या होती है, हमारे यहाँ गर्मियां शुरू हो जाती है। देखिए 21 जून को हमारा जो सन है वो डायरेक्टली कहां साइन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइन करता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है,
गर्मियां शुरू हो जाती है। देखो अब ये एक प्रोसेस है, जब नदन हेमिस्फीयर में हमारे क्या हो रहा है, हमने बात की है ना, देखो जब भी हमारे क्या होगा कि जब भी हमारे नदन हेमिस्फीयर के अंदर गर्मियां होंगी, देखो अभी सन कहां साइन कर रहा है, नदन हेमिस्फीयर में साइन कर रहा है, तो जब भी हमारे यहाँ नदन हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंड होगी। तो यानी कि जब नदन हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस होगा उसी टाइम पर हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों क्या होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा। बट हम रहते कहां हैं, हम नदन हेमिस्फीयर में रहते हैं। दैट्स वाई हम जो पढ़ते हैं वो किसके हिसाब से पढ़ते हैं दोस्तों, नदन हेमिस्फीयर के हिसाब से पढ़ते हैं। उसी चीज को आज हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो समर सोलिस्टिस की हमने बात की, तो सन जो डायरेक्टली कहां होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली शाइन करता है। इसका होता क्या इम्पैक्ट कि जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन करेगा तो जो नदन हेमिस्फीयर होगा उसमें जो लेंथ होगी डेज की वो लंबी होगी, और जो नाइट्स जो होंगी हमारी कैसी होंगी, छोटी होंगी दोस्तों, ठीक है। तो नदन हेमिस्फीयर के अंदर 21 जून को सन आता है। इस पीरियड के टाइम पर क्या होता है, हमारी जो लेंथ ऑफ डेज और नाइट का जो डिफरेंस होता है वो नदन हेमिस्फीयर में डेज बड़े होंगे और नाइट्स कैसी होंगी, छोटी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो जब सन यहां शाइन कर रहा है तो हमारा जो आर्कटिक सर्कल है, हमारा जो आर्कटिक सर्कल है दोस्तों, ऊपर जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है वहां पर सन की कंटिन्यूअस रेज जो है वो पहुंचती रहती है, तो वहां पर सन अगले 6 महीने के लिए कभी भी नहीं छिपता है दोस्तों। तो हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो कंटिन्यूअस डे लाइट मिलती है इसे, और सन नेवर सेट्स देयर दोस्तों। आगे की बात करते हैं, ऐसा जो हैबिटेट वाला कंट्री जिसे हम बोलते हैं नॉर्वे, तो नॉर्वे के लिए एक टर्म यूज होती है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्या टर्म यूज होती है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि नॉर्वे के अंदर जो हमारा सन है वो 72 से 80 दिन के आसपास कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें नॉर्वे में पूरे 72 से 80 दिन के आसपास लगभग मान लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स जो है नॉर्वे के अंदर सन कभी भी सेट नहीं होता। दैट्स व्हाई नॉर्वे इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ओके, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए समर सोलिस्टिस का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। लेट्स गो फॉरवर्ड दोस्तों, आगे की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं विंटर सोलिस्टिस की। विंटर सोलिस्टिस की बात करते हैं हम दोस्तों। तो विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हमने डिस्कस किया है। विंटर सोलिस्टिस होता है 22 दिसंबर को, जब हमारे यहाँ ठंड होती है और सन कहां साइन करता है, डायरेक्टली सन होता है हमारा कहां पर, ओवर एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर अब गर्मियां हो रही होंगी, और हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है दोस्तों, उस टाइम पर ठंड होती है। ये जो डेट्स है ना, ये डेट आपको याद रखनी है इन टर्मिनोलॉजी के साथ, क्योंकि इन डेट से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे 21 जून है, तो 21 जून को क्या कहेंगे हम, लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर। 21 जून को हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर है, इट इज शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर। हम नदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो सन डायरेक्टली कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, जिसकी वजह से हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर में है उसकी सन की जो रेज है वो बहुत कम टाइम तक रहेंगी। दैट्स व्हाई 22 दिसंबर इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, विंटर्स हमारे यहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो डेट्स है, आपको इन डेट्स के नाम के साथ आपको ये याद रखना है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि समर सोलिस्टिस कब होता है, विंटर सोलिस्टिस कब होता है। ओके दोस्तों, या फिर हम बात करेंगे इक्विनॉक्स कब होता है। अब देखो जब हमारा विंटर सोलिस्टिस होगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है कि जो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के जो डेज हैं उनकी जो टाइम है, उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, और जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के जो डेज हैं उनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। मतलब हम नदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होंगी, दिन छोटे होंगे और रात लंबी होगी। जैसे ठंड में होता है ना, हम ज्यादा टाइम तक के लिए सोते हैं, है ना, जल्दी टाइम से दिन छिप जाता है, 5-6 बजे रात हो जाती है। उसी तरह से लेट सुबह जो सूरज है वो भी लेट दिखाई देता है। मतलब मैं तो जल्दी दिख जाता हूँ, कभी भी आप खोल के देख सकते हो यूट्यूब को मुझे तो, बट जो आसमान वाला सन, सूर्य देवता की बात हो रही है, वो थोड़ा लेट दिखाई देते हैं। ओके, खैर आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारा सन जो है, साल में हमने देखा था, अभी पिछले फिगर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सन है वो साल में 2 बार हमारा इक्वेटर के ऊपर आता है, ठीक है। तो जो दोनों तारीख है, एक तारीख होती है 21 मार्च और एक तारीख होती है 23 सितंबर। ओके दोस्तों, अब ये 21 मार्च और जो 23 सितंबर की जो डेट है जिसमें सन हमारा इक्वेटर के ऊपर होता है, तो इसमें होता क्या है, देखो जब भी सन हमारा इक्वेटर के ऊपर होगा तो हमारे नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर
हमारे नदन और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में जो लेंथ होगी डेज और नाइट की वो लगभग इक्वल होगी। हमारे नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर होगा वो भी लगभग कैसा होगा, इक्वल होगा। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसीलिए जो हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं इक्विनोक्स, क्योंकि हमारे नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में सन की बराबर रेज आ रही होंगी, जिसकी वजह से सन का भी इंपैक्ट क्या होगा, हमारे नदन और सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर बराबर होगा दोस्तों। तो जो हमारा इक्विनोक्स जो होते हैं, एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को दोस्तों। जो हमारा 21 मार्च वाला इक्विनोक्स होता है, इस इक्विनोक्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स। ये जो टर्मिनोलॉजी है, दीज टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि डायरेक्टली आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टर्मिनोलॉजी। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है ये याद रखनी है। ओके दोस्तों, कि हम नदर हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में हम सारी बात कर रहे हैं। उसी तरह से 23 सितंबर को हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोमन इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहां पर होता क्या है, इस टाइम पर हमारे यहाँ टेम्परेचर, क्लाइमेट और अगर मैं बात करूं बिटवीन लाइक द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, वो सारे क्या होते हैं, लगभग हमारे दोनों के दोनों हेमिस्फीयर में, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों एक जैसे होते हैं। ओके दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। ओके देखो, दो चीजें थी जो मैं आपको सोलर सिस्टम में शायद हमसे स्किप हो गई थी, उन दो चीजों की हम बात कर लेते हैं। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो दो हम सोलर सिस्टम में नहीं कर पाए थे, तो उसे एक बार अब देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, हमारा जो सन, देखो ये मान लो दिस इज अवर सन, और हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो एक जो इसकी ऑर्बिट जो होती है, दैट ऑर्बिट इज काइंड ऑफ इलिप्टिकल। देखो इस ऑर्बिट में लगभग हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है दोस्तों। तो हमारा सन कहाँ है, ये दिस इज अवर सन, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो देखो एक टाइम पर ऐसा होगा कि जो अर्थ है उसका डिस्टेंस जो है वो सन से ज्यादा होगा। मतलब ये हमारी अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। ओके, तो ये जो सन का डिस्टेंस होता है दूर और पास वाला, इन दो पॉइंट्स को हम दो अलग नाम से जानते हैं, एपीलियन और पेरिहिलियन। देखो पी से पेरी से मतलब याद रखना पास, यानी कि जब अर्थ सन के पास होती है तो क्या होता है, पेरीहिलियन। हीलियन क्या होता है, हमारा सन। हीलियन किसके लिए हमने यूज किया है, सन के लिए। ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइड्रोजन से हीलियम बदल दिया, बट वो एक अलग सीन है, ठीक है। वो मतलब एक याद करने का बस एक तरीका है, जैसे भी आप इसे याद करना चाहिए वैसे आप इसे याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हीलियन मतलब पेरीहिलियन, यानी कि जब हमारी अर्थ जो है सन के क्या है, पास है। पी से पास एंड पी से पेरीहिलियन दोस्तों। तो जो पेरीहिलियन होता है उसकी जो हमारी डेट होती है वो लगभग 4 जनवरी के आसपास होती है। हमेशा हर साल 4 जनवरी के आसपास सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वो मिनिमम होता है। उसी तरह से हर साल 5 जुलाई के आसपास सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो पेरीहिलियन के क्या होता है, जब सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोलते हैं। और जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दोस्तों मैक्सिमम होता है तो उस पॉइंट को हम एपीलियन बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अलोंग विद द डेट्स। 5 जुलाई एपीलियन और 4 जनवरी हमारा क्या आता है, पेरीहिलियन हमारा होता है दोस्तों। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन सीधा आपसे ये डेट देके पूछ लिया है कि पेरीहिलियन की डेट क्या होती है और एपीलियन की डेट क्या होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगी इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो साल में एक बार सन के पास आती है और एक बार सन से दूर जाती है। ओके दोस्तों, आगे की बात करते हैं। जैसे हमारी देखो अर्थ आ रही है सन के पास और सन से दूर जा रही है, उसी तरह से हमारा मून भी क्या होता है, जब वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो हमारा मून भी एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो अर्थ के बहुत पास आ जाता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जो हमारा अर्थ से दूर चला जाता है। ओके, एक बात और आपको याद रखनी है, जो हमारा देखो एपीलियन का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग हमारा 152 मिलियन किलोमीटर के आसपास होता है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। ओके, वहीं जो हमारा पेरीहिलियन का होता है वो लगभग 147 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। और अगर मैं एवरेज डिस्टेंस की बात करूं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो दोस्तों एवरेज डिस्टेंस हमारा लगभग 150 मिलियन किलोमीटर जो हैं वो आप लोगों को याद रखना है।
जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन वो कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास होता है। और इसी एवरेज डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस होता है हमारा सन और अर्थ के बीच के, इसी डिस्टेंस को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम दिया गया है इसे दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एयू क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चंस आपके लिए सीधा बन सकता है। तो यू शुड नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन ड्यूरिंग पेरिहेलियन एंड एपेलियन, एज वेल एज यू शुड आल्सो नो अबाउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो गाइज जैसे हम बात कर रहे थे, इसी तरह से होता क्या है, जैसे हमारे सन जो है अर्थ के पास आता है एक पॉइंट पर, मतलब सॉरी हमारी अर्थ जो है वो सन के पास जाती है एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर हमारी अर्थ जो है वो सन से दूर जाती है। उसी तरह से होता क्या है, हमारा मून भी एक पॉइंट पर अर्थ के हमारे पास आता है और एक पॉइंट पर हमारी अर्थ से दूर जाता है। तो जब मून हमारी अर्थ के पास आता है, देखो अगेन पी, पेरी, पास आना, ठीक है, इसके लिए यूज किया गया है पेरिजी। तो जब भी हमारा मून अर्थ के सबसे पास होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिजी। उसी तरह से जब भी हमारा मून अर्थ से दूर होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपोजी। ओके, इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, हर महीने होते हैं। महीने में पेरिजी और अपोजी, हर बार महीने में पेरिजी और अपोजी आपको देखने को मिलेगा, बट इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। ओके, महीने में एक बार पेरिजी होगा, एक बार हमारा एपोजी होगा, इसकी हमारी कोई फिक्स डेट नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि जो पेरिजी है वो पास वाला पॉइंट होता है, एपोजी जो होता है वो हमारा दूर वाला पॉइंट होता है। दोस्तों आई होप आपकी जो आज का हमारा सेशन रहा है वो आप सब लोगों के क्लियर रहा होगा चीजें, ठीक है, अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो, मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ चेंजेस करने की, और वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप समझते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो हम उन टॉपिक्स को भी स्पेसिफिकली डिजाइन करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि वो आपके एग्जाम में आपकी कमजोरी ना बने दोस्तों। ओके, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। कल हम बात करने वाले हैं बेसिकली दोस्तों, हम टाइड्स की बात करने वाले, इक्लिप्स हम करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हम करते हैं अपने कल के सेशन में। मिलते हैं आपसे विद न्यू जोश, न्यू उमंग, ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद दोस्तों।